तो चलिए आज हिस्ट्री का हम लोग अगला लेक्चर अटेंड करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब चलिए हड़प्पा के बारे में कुछ वीवीआई पॉइंट तो हम जान लेते हैं। हड़प्पा के बारे में हम सबसे पहले कुछ वीवीआई पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले हड़प्पा जो था 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। हड़प्पा कितने किलोमीटर परिधि में फैला था? तो 5 किलोमीटर परिधि में फैला था हड़प्पा। 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। कितने किलोमीटर परिधि में फैला था? 5 किलोमीटर के परिधि में हड़प्पा फैला हुआ था। यहाँ पर ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ये जो नगर था कैसा है, किस पद्धति से बना नगर था? तो यह नगर ग्रिड पद्धति से बना था। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होता है इस चीज को समझिए। ये ग्रिड पद्धति आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम बोले ये जो नगर था ग्रिड पद्धति से बना नगर था। ग्रिड पद्धति क्या होता है? अब देखिए इधर से भी रोड जा रही है, इधर से भी रोड जा रही है, इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी आ रही है, फिर इधर से भी सड़क आएगी, इधर से भी सड़क आएगी, यानी चारों साइड से सड़क आएगी। और चारों साइड रोड साइड में घर होना है। रोड साइड में क्या होता था? घर होता था। रोड साइड में क्या होता था? घर होता था। रोड साइड में जो बाबू लोग घर होता था, इस घर में जो दरवाजा रहता था, इस घर में का जो दरवाजा रहता था, वो दरवाजा आपका घर के अंदर खुलेगा। क्या खुलेगा? घर के अंदर खुलेगा। यानी कि ये दरवाजा घर के अंदर की ओर खुलेगा, न कि घर के बाहर खुलेगा। घर के बाहर खुलेगा, मान के लिए इधर से गाड़ी आएगी, इधर से कोई जाएगा आएगा, उसको चोट लगेगा या नहीं लगेगा? चोट लगेगा। तो ये जो था ग्रिड पद्धति, ये ग्रिड पद्धति से बना था। ग्रिड पद्धति में दरवाजा हर हमेशा घर के अंदर वाले एरिया में खुलता है। आगे आपका सब दफनाने का साक्ष्य यहाँ पे मिला है। सब मतलब क्या होता है? ये हो गया आपका ग्रिड पद्धति, याद रहेगा। ग्रिड पद्धति में दरवाजा घर के भीतर की ओर खुलता था और हड़प्पा से इसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद 5 किलोमीटर परिधि में फैला था यह। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबको जलाया नहीं जाता था। यहाँ पर सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी जलाया नहीं जाता था, यहाँ पर दफनाया जाता था, दफन किया जाता था। सबको दफन, ये लाश को जो व्यक्ति मर जाते थे उसका जो शव होता था, लाश जो होता था, उसको यहाँ पे दफनाने का साक्ष्य मिला है, न कि जलाने का। याद रहेगा हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था या जलाया जाता था? दफनाया जाता था। ये ग्रिड पद्धति से बना था और ये जो फैला था 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। आगे फिर हल्का सा बढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था? यहाँ पर कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? R37 कहा जाता था। कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था? R37। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। यहाँ पर भी कब्रिस्तान यानी जहां पर सबको दफनाया जाता था, जहां पर सबको दफनाया जाता है उस प्लेस यानी उस जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। जहां पर सबको प्यारे बाबू दफनाया जाता है उस जगह को, यानी जहां पर बहुत सारे सबको दफनाया जाता है उसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में सबको कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? R37 कहा जाता था। ये मोस्ट वीडियो है कि कब्रिस्तान को यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था? तो R37 कहा जाता था। आगे यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट का विषय, यहाँ पर कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास की खेती का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। साक्ष्य मिला है यानी कि प्रमाण मिला है कपास की खेती का। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का हमको साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर यहाँ के लोग कितनी फसल का ज्ञान था? तो यहाँ के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों का ज्ञान यहाँ के लोगों को बाबू 9 फसलों का ज्ञान था। कपास की खेती का साक्ष्य मिला। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता था। आगे फिर कपास की खेती का साक्ष्य मिला है और यहाँ के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था, जैसे गेहूं, जौ, ये सब यहाँ पर जो फसल था इन सभी फसलों का यहाँ के लोगों को
ज्ञान था। सुरक्षा दुर्ग, अब देखेंगे हम लोग सुरक्षा दुर्ग। अच्छा, हम आप सभी को बताए थे, हम आप सभी को एक चीज बताए थे, दुर्ग यानी किला, दुर्ग यानी किला नहीं टीला, क्या चीज, टीला। किला बोलिए, किला बोलिए। यहाँ पर हड़प्पा में दो तरह के किला थे, कितने तरह के किला थे, था तो दो तरह का किला था, एक पूर्वी किला और एक पश्चिमी किला, पूर्वी किला और पश्चिमी किला। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा दुर्ग जो था ये पश्चिमी किला, कौन सा किला की बात कर रहे हैं, पश्चिमी किला की बात कर रहे हैं हम। सुरक्षा दुर्ग पश्चिमी किला जो था, सुरक्षा दुर्ग यानी पश्चिमी किला, जिसको माउंट एबी कहा जाता था, क्या कहा जाता था, पश्चिमी किला को माउंट एबी, माउंट एबी कहा जाता था। पश्चिमी किला क्या कहा जाता है, माउंट एबी कहा जाता था। इसीलिए सुरक्षा दुर्ग यानी कि यहाँ पर सुरक्षा का प्रावधान था। अच्छा, आप सभी हमें बताएंगे कमेंट में कि किस जगह से तीन टीलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कहाँ पे तीन प्रकार के टीले होते थे, हम कल वीडियो में बताए हुए थे, उस वीडियो को देखिए तब आप लोगों समझ आया। इनकी यहाँ पर जो टीला था हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का जो टीला था, यहाँ पर दो तरह का ही टीला मिला है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो था यहाँ पे राजा महाराजा लोग रहते थे, पश्चिमी टीला में राजा महाराजा लोग रहते थे। इसको एबी व्हीलर कहते हैं, क्या कहते हैं, एबी व्हीलर कहते हैं, एबी व्हीलर, एबी व्हीलर कहते हैं। दूसरा का जो टीला था वो था आपका पूर्वी टीला, कौन सा टीला था, पूर्वी टीला था। दूसरा आपका पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला को हम लोग कहते हैं माउंट एफ, क्या कहते हैं पूर्वी टीला को, माउंट एफ कहते हैं पूर्वी टीला को, माउंट एफ कहते हैं पूर्वी टीला को। तो समझ रहे, यहाँ पे सुरक्षा दुर्ग पश्चिमी टीला कहा जाता है, जिसको माउंट एबी व्हीलर कहते हैं, और यहाँ पर जो पूर्वी टीला था इसको माउंट एफ कहते हैं, पूर्वी टीला क्या कहते हैं, माउंट एफ कहते हैं। कपास की खेती का साक्ष्य यहाँ से मिला, प्रमाण मिला है। यहाँ के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कब्रिस्तान को R37 कहा जाता है। सबको दफनाने का साक्ष्य मिला है। यह ग्रिड पद्धति से बना था, जिसमें जो घर के अंदर की ओर दरवाजा खुलता था, 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। आगे फिर हल्का बढ़िएगा, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग होता था। मुद्रा का निर्माण करने क्या का प्रयोग होता था, मुद्रा का निर्माण करने के लिए, मुद्रा का निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए कौन सा पत्थर का प्रयोग होता था, सेल खड़ी का। कौन सा पत्थर का, तो सेल खड़ी का प्रयोग होता था। मुद्रा का निर्माण करने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग होता था। और अभी का जो पैसा होता, मुद्रा होता, उसको क्या चीज से बनाया जाता था, उसको बनाया जाता है वर्तमान में गिलट का। वर्तमान में जो मुद्रा बनाया जाता है, वर्तमान में जो मुद्रा बनाया जाता है, वर्तमान का जो मुद्रा बनाया जाता है वो बनाया जाता है गिलट का। क्या चीज का, गिलट का। वर्तमान का मुद्रा गिलट का बनाया जाता है। मुद्रा के निर्माण करने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग होता था, होता है नहीं होता था, हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। और वर्तमान में गिलट का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता था, गिलट का प्रयोग होता है। मुद्रा के निर्माण के लिए उस समय क्या का प्रयोग होता था, तो सेल खड़ी का प्रयोग होता था। आगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मोहनजोदड़ो की ओर हम बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार। चलिए अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का शब्द है, तो सर इसका अर्थ क्या होता है, तो ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है, समझ रहे हो इतना। देखिए अर्थ होता है मृतकों का टीला। अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला ही होता है। आगे जब बढ़िएगा, इसे सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है।
सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। यानी कि मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ पर बहुत सारे कंकाल, बहुत अधिक मात्रा में कंकाल तंत्र और मिले हैं। इस पर अंदाजा लगा कि यह मृतकों का टीला हुआ करता है, तो इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर था, सबसे अधिक जनसंख्या वाले दूसरा नगर, यानी कि ये दूसरा स्थान पे, कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर। पहला स्थान का आप लोग को बताए हुए हैं। जो बताइए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा नगर है? और यहाँ मोहनजोदड़ो नगर की बात करें तो दूसरा नंबर पे है। पहला नंबर पे कौन सा नगर है वो कमेंट में बताइएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा नगर यही था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो विशाल अन्नडार मिला है, विशाल अन्नाडार यहाँ से मिला है, अन्नाडार मिला है। इससे पता चलता है यहाँ पर अन्न यानी अनाज टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और ये सबसे बड़ी इमारत बोलिए या स्मारक बोलिए? सबसे बड़ी स्मारक है, सबसे बड़ी इमारत लिख देते हैं। सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। विशाल अन्नडार जो मिला है इसको सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। इससे यह साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो है टैक्स के रूप में अनाज भी वसूला जाता था। और इसकी लंबाई की बात करें तो 45.75 मीटर नहीं 45.7 मीटर लंबा, 45.7 मीटर लंबा और 15.2 मीटर चौड़ा, 15.2 मीटर चौड़ा, यानी कि ये जो था विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत 45.7 मीटर लंबा, 15.2 मीटर चौड़ा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार में देखिए जिप्सम का लेप लगाया जाता था। क्या लेप लगाया जाता था? तो इसमें जिप्सम का लेप लगाया जाता था, जिप्सम का लेप लगाया जाता था, जिप्सम का लेप पानी नड़ी से पानी न बहे, यानी कि इसमें जो पानी है वो बहे ही नहीं, इसके लिए इसमें जिप्सम का लेप लगाया जाता है जिससे कि इसमें से पानी का रिसाव ना हो, पानी बाहर नहीं बहे। और इसमें गंदा पानी को निकालने के लिए, गंदा जल को निकालने के लिए छिद्र किया जाता था। क्या कहते थे? इसमें छिद्र होता था। गंदा पानी निकालने के लिए क्या होता था? छिद्र होता था। और इस पर जिप्सम का लेप लगाया जाता था जिससे कि पानी बाहर नहीं बहे। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, तो लंबाई था इसका 11.84 मीटर लंबा, 11.84 मीटर लंबा। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 7.01 मीटर चौड़ा, 7.01 मीटर चौड़ा। और ऊंचाई की बात करें इसका, हम ऊंचाई नहीं, इसमें ऊंचाई कहां से आएगा सर? ऊंचाई नहीं। अगर गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा, 2.43 मीटर गहरा। समझ गए? यानी कि विशाल स्नानागार जो मिला है इसमें जिप्सम का लेप लगाया था जिससे कि पानी बाहर ना बहे और गंदा जल को निकालने के लिए इसमें छोटा छोटा छिद्र होता था।
विशाल स्नानागार की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 11.84 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। याद रहेगा, विशाल स्नानागार का लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो लंबाई 11.84 मीटर और इसका चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ा और इसका गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर गहरा। आगे अगर बात करें तो इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसको कहता है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधु भाषा का शब्द है। अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का किला इसका अर्थ होता है। और सिंधु घाटी का बगीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी का बगीचा किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे फेमस नगर है मोहनजोदड़ो, पहला नंबर पे क्या है पहले बताया, कमेंट में बताना है। विशाल अन्नागार यहाँ से मिला है जो सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार जो मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ी इमारत है और इसके लंबाई की बात करें तो 45.7 मीटर लंबा और 15.2 मीटर चौड़ा नहीं ऊंचा। चलिए विशाल स्नानागार की बात करें तो यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है जिसमें जिप्सम का लेप लगा था जिससे कि पानी बाहर ना बहे और जनता जल के लिए छोटा छोटा छिद्र होता था और यहाँ पर ईटा का प्रयोग होता था। क्या प्रयोग हुआ था? दोनों को बनाने में पका हुआ ईटा का प्रयोग होता। दोनों को बनाने में क्या प्रयोग होता? पका ईटा का, पका ईटा का प्रयोग हुआ था, का प्रयोग से बना था, प्रयोग से बना था। समझे? आगे फिर बढ़िएगा। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी शुरू कहा जाता है। फिर चलिए आगे हल्का बढ़ा जाए तो स्वास्तिक चिन्ह मिला। यहाँ से क्या चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह समझते हैं? स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला जो है। स्वास्तिक चिन्ह आप सभी समझते हैं? स्वास्तिक चिन्ह ये वाला जो चिन्ह होता है, सही बन रहा है गड़बड़ बना आप समझिए, ये वाला चिन्ह को बोला जाता है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ से मिला है प्रमाण। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। इसका प्रयोग अपना लोग बोलते हैं शुभ लाभ है। क्या है? शुभ लाभ। अपना लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने वाला प्रयोग करके बैठ गया है। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो में ही मिला है, सोच लीजिए। उधर बुने कपड़ों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से बुने हुए कपड़ों का साक्ष्य, बुने कपड़ों का साक्ष्य, बुने कपड़ों का साक्ष्य मिला है। आगे अगर बढ़िएगा तो 8 सिंह वाला बैल का मोहर मिला है। 8 सिंह वाला बैल का मोहर, 8 सिंह वाला बैल का मोहर, का मोहर। यहाँ से इतना सब चीज मिला है। मोहनजोदड़ो से सिंधी भाषा से इतना समझ रहे। स्वास्तिक चिन्ह मिला, यहाँ से बुने कपड़ों का साक्ष्य मिला है, 8 सिंह वाला बैल का मोहर जो है ना यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से। इतना समझिए, इतना आपके लिए रहने दीजिए। धीरे धीरे लेसन को धीरे धीरे समझिए, सारी बात समझिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में। इस प्ले लिस्ट को जो ना आप लोग प्ले लिस्ट में आकर के वीडियो पूरा देते हैं, शुरू से अंत तक देते रहिए तो वही समझ में आया। हिस्ट्री समझना बाबू माइंड के ऊपर से चले जा रहा है। हिस्ट्री पता भी नहीं चला कब मेरा माइंड से ऊपर चले। हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो शुरू से पढ़िए, मजा के साथ पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में आप सभी को।